2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन इंग्लैंड के शहर बकिंघम में होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास के बारे में, साथ ही भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में किस तरह का प्रदर्शन रहा है इसकी भी चर्चा की जाएगी। आज के इस वीडियो को बनाने के क्रम में हमने लगभग 2-3 दिनों तक पूरा रिसर्च वर्क किया है ताकि कॉमनवेल्थ गेम्स के 90 साल के इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा हुआ है, उन सब की जानकारी हम इस वीडियो में दे पाएँ। तो आप लोगों से ये मेरी उम्मीद है, आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एक कॉपी और कलम लेके बैठ जाएं और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बताई जाएंगी उसको आप नोट डाउन करें, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर कॉमनवेल्थ गेम से कोई भी सवाल आता है तो आप उसका जवाब दे पाएँ। इसके अलावा आप लोगों से एक और भी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यह छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन देगा और हम आप लोगों के सामने बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स शब्द के बारे में, कि इस गेम के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। कॉमनवेल्थ शब्द का इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आने वाले देशों के समूह के लिए किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब ऑलरेडी ओलंपिक गेम्स चल रहा था तो एक ऐसे गेम की ज़रूरत क्यों पड़ी जिसमें कि अलग अलग देश के लोग और अलग अलग खेलों को शामिल किया जा सके। इसकी जड़ जो है वो 1891 के एक लेख में है। जॉन स्ले कूपर, जो कि एक ब्रिटिश क्लर्जी थे और ये ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, इन्होंने 1981 में द टाइम्स में एक लेख लिखा। अपने इस लेख में ये कहते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के बीच एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि इन देशों के बीच का जो आपसी संबंध है वह बेहतर बन सके। इनके इस लेख के मद्देनज़र एक समिति का गठन किया गया और एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इस समिति के जो भी सुझाव थे उसके आधार पर 1931 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई। जब 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा गया था और यह कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित हुआ था। इस वर्ष 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इस गेम में हिस्सा लिया, लेकिन ब्रिटिश खिलाड़ियों का दबदबा काफ़ी इस गेम में रहा, क्योंकि ज़्यादातर मेडल जो थे वो ब्रिटिश खिलाड़ी ही जीत कर ले गए। लेकिन इस गेम की अपनी एक सीमा भी थी, क्योंकि इसमें महिला एथलीट के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी और उनकी भागीदारी को काफ़ी सीमित रखा गया था। उन्हें सिर्फ स्विमिंग में ही पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी गई थी। 1931 के बाद जो दूसरा गेम आयोजित हुआ वह 1934 का गेम था। इसका आयोजन साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग शहर में होने वाला था, लेकिन आयोजकों को यह डर था, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरकार रंग भेद की नीति पे चलती थी और आयोजकों को यह डर लगा कि अगर साउथ अफ्रीका की सरकार किसी अश्वेत खिलाड़ियों के साथ कुछ बुरा बर्ताव करेगी तो यह गेम सफल नहीं हो पाएगा। और यही वजह थी कि आयोजकों ने इस गेम को जोहानिसबर्ग से शिफ्ट करके इंग्लैंड की राजधानी लंदन लेके आ गए और इस गेम का आयोजन लंदन में किया गया। इस वर्ष 16 देशों के खिलाड़ियों ने इस गेम में हिस्सा लिया और इस गेम में महिलाओं की भागीदारी को थोड़ा सा बढ़ाया गया, क्योंकि इस बार महिलाओं को स्विमिंग के अलावा एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दी गई थी। तीसरे गेम का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ था और यह 1938 में आयोजित हुआ था। 1938 के अगले साल यानी कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और यह युद्ध कई वर्षों तक चलता है और जिसके कारण कोई भी इंटरनेशनल इवेंट करवाना संभव नहीं था। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का भी अगले कई वर्षों तक कोई आयोजन नहीं हो पाया और अगला कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुआ था 12 वर्षों बाद 1950 में। 1950 का कॉमनवेल्थ गेम्स न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में आयोजित हुआ था। इसमें कुल 28 स्पोर्ट्स इवेंट को शामिल किया गया था, जिसमें से 20 इवेंट पुरुषों के लिए था जबकि
8 इवेंट महिलाओं के लिए था। आगे हम बात करते हैं 1954 के गेम्स के बारे में। यह गेम्स कनाडा के वैंकूवर शहर में आयोजित हुआ था और इस साल इस गेम्स का नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इस साल पहली बार कुछ ऐसे देशों ने भी इस गेम्स में हिस्सा लिया जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। इसमें कुल 24 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जो कि 91 इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगला जो महत्वपूर्ण गेम्स है वह है 1958 का कार्डिफ गेम्स। कार्डिफ वेल्स का एक शहर है और इस गेम की खासियत थी क्वींस बैटन रिले की शुरुआत। इस वर्ष पहली बार क्वींस बैटन रिले की शुरुआत की गई थी, जो कि लंदन के बकिंघम पैलेस से शुरू होकर कार्डिफ होस्ट सिटी कार्डिफ तक पे जाके ख़त्म होता है। इस वर्ष रिले की जो ये परंपरा शुरू हुई वो आज भी कायम है। आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स का जो एक सेरेमनी स्टार्ट होता है वह क्वींस बैटन रिले के साथ शुरू होता है, जब लंदन से इसे विदा किया जाता है और यह सभी जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन देशों से होते हुए होस्ट शहर में गेम के ठीक पहले पहुंचता है। अगली जो चर्चा होगी वो 1962 के गेम्स की चर्चा होगी। यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित हुआ था। इस गेम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इस वर्ष भारत ने गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। यह वह वर्ष था जब भारत चीन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और ऐसे सिचुएशन में भारत अपने खिलाड़ियों को किसी भी इस तरह के इवेंट में भेजने की स्थिति में नहीं था। भारत की अनुपस्थिति का लाभ काफ़ी हद तक पाकिस्तान को मिला, क्योंकि मेडल टैली में पाकिस्तान चौथे नंबर पे था और पाकिस्तान ने कुल 9 मेडल्स जीते थे, जिनमें से 8 मेडल जो था वो गोल्ड मेडल था। 1966 का गेम जमाइका के कैनिंगस्टन शहर में आयोजित हुआ था। यह पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन एक ऐसे शहर में, एक ऐसे देश में किया गया था जहाँ की ज़्यादातर आबादी जो थी वो अश्वेत थी। यह मतलब अभी तक जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए थे वो मैक्सिमम वाइट पॉपुलेटेड कंट्रीज में हुए थे, लेकिन यह पहली बार ऐसा हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक ऐसे देश में हुआ जहाँ की मैक्सिमम आबादी अश्वेत थी। इसी गेम में पहली बार 1966 के इसी गेम में पहली बार बैडमिंटन और शूटिंग को भी गेम का हिस्सा बनाया गया था। 1970 की तरफ चलते हुए हम एडिनबर्ग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का एक शहर है और इस गेम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि पहले रखा गया था, अब इसमें से एम्पायर शब्द को हटा दिया गया और इसका नाम एक बार फिर से बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। इस वर्ष पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कॉमनवेल्थ नेशंस के हेड के रूप में आयोजन में आती हैं चीफ गेस्ट बनकर। आगे हम बात करेंगे 1986 के गेम का, जो कि कॉमनवेल्थ के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल गेम था। इस वर्ष 32 देशों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इनमें से ज़्यादातर अफ्रीकी देश थे, लेकिन इसमें भारत भी शामिल था। इन देशों का यह डिमांड था कि साउथ अफ्रीका की जो रंग भेद की नीति है उसके खिलाफ ब्रिटेन की सरकार साउथ अफ्रीका के ऊपर एक इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, ताकि उनके ऊपर एक दबाव पड़े और वह इस नीति को ख़त्म करे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं करती है और जिसकी वजह से 32 देश कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से गेम का जो साइज है, जो पार्टिसिपेशन है, वो काफ़ी सीमित हो जाता है और कुछ ही देश जो है वो मेडल की टैली में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा पाते हैं। 1994 का गेम इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस गेम में हांगकांग आखिरी बार हिस्सा ले रहा था। हांगकांग चाइना का एक पार्ट था, जो कि एक युद्ध के बाद ब्रिटेन को 100 वर्षों की लीज पे दे दिया गया था और वह 100 वर्ष पूरे हो रहे थे 1997 में। तो 1994 के गेम में हांगकांग ने ब्रिटिश साम्राज्य के एक पार्ट होने के नाते अंतिम बार गेम में हिस्सा लिया था। 1998 का गेम मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में आयोजित होता है।
इस वर्ष पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसी एशियाई शहर में हुआ था। और इस वर्ष के गेम की एक खासियत और भी ये थी कि इस बार पहली बार क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बनाया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी देश पार्टिसिपेट करते थे वहाँ पे क्रिकेट एक बहुत बड़ा इवेंट के रूप में खेला जाता है, लेकिन अभी तक क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं किया गया था और 1998 में पहली बार इसे शामिल किया गया। लेकिन भारत और पाकिस्तान, जो कि जहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी क्रिकेट के लिए क्रिकेट को पसंद करती है, ने अपनी टीम को किसी और इवेंट के लिए भेजा। जो उनका मुख्य टीम था उसको किसी और इवेंट के लिए भेजा और उसे कॉमनवेल्थ टीम में नहीं भेजा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एक वजह थी कि अगले साल फिर से क्रिकेट को गेम्स से हटा दिया गया और फिर से उसे 2022 में शामिल किया गया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 2002 में ब्रिटिश शहर मैनचेस्टर में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ, जबकि 2006 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। 2006 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस वर्ष इंडियन शूटर समरेश जंग को डेविड डिक्सन अवार्ड मिला था। डेविड डिक्सन अवार्ड जो दिया जाता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया गया था। तो 2000 मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम जो था वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा। अब आगे हम बात करते हैं 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा इस गेम्स के बारे में, बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों के पास होगी, मगर जो एक छोटी मोटी मुख्य जानकारियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। लगभग 80 वर्ष या 80 वर्षों के बाद, कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने के 80 वर्ष के बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है और यह आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में होता है। और नई दिल्ली दूसरा ऐसा एशियाई शहर है, कुआलालंपुर के बाद नई दिल्ली दूसरा ऐसा एशियाई शहर है जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता है। इस वर्ष भारत ने अपने काफ़ी खिलाड़ियों को इस गेम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया और तैयार किया था और यही वजह थी कि इस बार पहली बार भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और मेडल टैली में भारत का स्थान दूसरे नंबर पे था। 2018 के गेम्स की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यह गेम जो है वह ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुआ था। इस गेम की खासियत यह थी कि इस साल पहली बार जेंडर इंक्लूसिविटी को एडॉप्ट करते हुए महिला और पुरुष एथलीट के लिए समान इवेंट और समान मेडल्स की व्यवस्था की गई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स पहला ऐसा मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पे जेंडर इंक्लूसिविटी, जेंडर इक्वलिटी को अपनाया गया और जो महिला और पुरुषों को समान भागीदारी का मौका दिया गया है। 2022 का गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित होने वाला है और इसमें कुआलालंपुर के बाद पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसमें T20 वुमेंस क्रिकेट के फॉर्मेट को रखा गया है और इसमें T20 की जो महिला टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी। कॉमनवेल्थ के पूरे एडिशन को जब हम देखते हैं तो उसके बाद हमें कुछ जो मुख्य बातें जो हमारे सामने आती हैं उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। और में से पहली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये कुछ देश हैं जो जिसने शुरू से लेकर अभी तक, मतलब पहले गेम से लेकर 2022 तक के सारे कॉमनवेल्थ गेम से इन देशों ने हिस्सा लिया है। जहाँ तक मेडल टैली की बात है तो ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस इस पूरे गेम से बना हुआ रहा है और इस टैली में ऑस्ट्रेलिया का नंबर सबसे ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल 2415 मेडल जीते हैं, जिनमें से 932 गोल्ड हैं, 774 सिल्वर और 709 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पे कनाडा। भारत का स्थान चौथे नंबर पे है। भारत ने कॉमनवेल्थ के इतिहास में कुल 181 गोल्ड मेडल जीते हैं, 173 सिल्वर और 149 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये था कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ा हुआ कुछ ऐतिहासिक तथ्य। अब हम आगे बात करते हैं भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स में किस तरह का प्रदर्शन रहा है।
मिल्खा सिंह पहले ऐसे भारतीय एथलीट थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता, और उन्होंने 1958 के गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और इन्होंने यह गोल्ड मेडल 440 यार्ड के इवेंट में जीता था। 1978 में भारतीय महिलाओं ने पहली बार मेडल जीता, और वो महिलाएं थी बैडमिंटन जोड़ी अमी गिया एंड कमल ठाकर। इन दोनों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की श्रेणी में पहली बार कोई मेडल जीता था। लेकिन इसी वर्ष एक और बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रकाश पादुकोण की उपलब्धि। प्रकाश पादुकोण ने मेंस सिंगल्स के इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था इसी 1978 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। 1938 और 1954 के गेम्स में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता, मतलब मेडल टैली में भारत का स्थान जो था वो गायब था। जसपाल राणा, शूटर जसपाल राणा कॉमनवेल्थ के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले इंडियन प्लेयर हैं। इन्होंने कुल 15 मेडल्स जीते हैं, इन्होंने भारत के लिए कुल 15 मेडल्स जीते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ कॉमनवेल्थ के बारे में, कॉमनवेल्थ में भारत के प्रदर्शन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को ज़रूर डालिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमने बहुत ही रिसर्च करके इसे बनाया है, काफ़ी वक्त लगाया है इस वीडियो को तैयार करने में। इसमें कहीं भी किसी भी गलती की संभावना नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो गलती की संभावना काफ़ी कम होगी, और आप इस पर जो भी कंटेंट आपको शेयर किया गया है इस वीडियो में, उस पर आप विश्वास करके इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के बीच शेयर कर सकते हैं। अंत में बस यही कहूँगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए, ताकि हम बेहतर कंटेंट बनाने में सफल हो पाएँ और हमारा मनोबल बढ़ा हुआ रहे। अगली बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।